नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी सोमवार की सुबह 23 तारीख को पूरनपुर जो पीलीभीत में पड़ता है, वहां उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया है और बहुत समय बाद इस तरह की खबर कम से कम उत्तर प्रदेश के इस खादर के इलाके से सुनने और देखने को मिली है। इसके बाद पता चला कि ये 3 आतंकवादी एक्चुअल में पंजाब में वांटेड थे। वहां गुरदासपुर जिले की एक पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड से हमला करके भागे थे और बाद में ये भी पता चला कि ये तीनों गुरदासपुर जिले के ही रहने वाले भी थे। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल ही रही है। लेकिन इस बीच एक डेवलपमेंट हुआ है। वो जो कनाडा में बैठा हुआ पन्नू, उसका एक 3 मिनट का वीडियो वायरल हुआ है और उसमें वो धमकी देते हुए देखा जा रहा है। वो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभद्र भाषा में उनका नाम लेते हुए धमकी दे रहा है कि कुंभ का जो मेला, महाकुंभ जो शुरू होने वाला है, इसमें 3 तारीखें उसने दी हैं और ये 3 मुख्य स्नान माने जाते हैं महाकुंभ के। ये जो मुठभेड़ हुई है, इसको फर्जी बताते हुए कहा कि इसका बदला हम महाकुंभ में लेंगे। तो मैं तो साहब इसको सीधे-सीधे योगी आदित्यनाथ से, योगी बाबा से पंगा ही मानता हूँ और शायद पन्नू को और ऐसे तमाम तत्वों को ये जानकारी नहीं है, या तो किसी भ्रम की स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आजकल कर क्या रही है और योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन ऐसे लोगों को किस तरह उल्टा टांग करके उनकी खैर खबर लेता है। और बहुत सारे वीडियो हम देखते ही हैं, किसी ने कुछ कहा, उल्टी सीधी बकवास करी, तो उसके बाद वो सीधे सीधे पैरों पर चलता हुआ दिखाई देता ही नहीं है, या तो ठुमकता हुआ दिखाई देता है या पुलिस वालों के कंधे का सहारा लेकर के किसी तरीके से चलता हुआ दिखाई देता है। और यही वजह है, चारों तरफ बाबा की जय जयकार है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह का वातावरण इस समय यूपी में है, संभवतः भूतों ने भविष्यति, आगे भी कभी नहीं होगा। जितने गुंडे हैं, माफिया है, मवाली हैं और इस तरह के ये गीदड़ भभकी देने वाले लोग हैं, इन सब का इलाज होता है उत्तर प्रदेश में और मुफ्त में होता है। कोई वसूली भी उनसे नहीं कर रहे हैं योगी बाबा कि भाई हमने आपको सीधा किया है तो आप यहाँ पर भुगतान करो चेक से या जो डिजिटल आजकल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उनके जरिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी। सीधे उन्हीं से जुड़ करके चर्चा करते हैं। वैसे तो वो पंजाब में रहते हैं, लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश ही आए हुए हैं, बाबा की ही प्रदेश में आए हुए हैं। तो जुड़ते हैं रामदास जी से। नमस्कार, जय श्री राम राम। राम जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बड़े आनंद है, आपका आशीर्वाद है। तो आपके पंजाब के भागे हुए कुछ लोग जो कनाडा और अमेरिका की शरण में हैं और जहां उनको शह दी जाती है और शायद थोड़ी सी हवा भी भरी जाती है, ऐसा लगता है कि अ, बाबा से पंगा लेकर के कुछ ज़्यादा ही खतरनाक जोन में नहीं पहुंच गया है ये पन्नू, जो धमकी दे रहा है कि महाकुंभ में 3 तारीखों को नोट कर लो, इन पर हम कुछ बड़ा करेंगे और पूरनपुर में जो मुठभेड़ हुई है इसका बदला लेंगे। उनको जानकारी नहीं है कि महाकुंभ में कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं और ऐसे में जबकि खुद बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं
उसके बाद तो कोई महाकुंभ में परिंदा पर ही नहीं मार सकता है। सर असल में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये जो बयान दिया है ना सर, ये सिर्फ और सिर्फ सिखों और हिंदुओं के बीच एक दरार डालने की कोशिश है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं को भड़काने वाला बयान है। और ये आदमी सर जो बैठा है ना, ये डीप स्टेट का गुर्गा है, डीप स्टेट का एजेंट है, अमेरिका में बैठा हुआ है। और अमेरिका से इन्होंने सुपारी ली है कि इनको ये खालिस्तान नाम का जो तवा है, इसको पंजाब में और पंजाब से बाहर जहां जहां सिख और इंडियन डायस्पोरा रहता है, वहां इस तवे को गर्म रखना है, इस तंदूर को बस किसी तरह गर्म रखना है। ये इनके पर्सनल इंटरेस्ट में भी है और डीप स्टेट के इंटरेस्ट में भी है। देखिए, डीप स्टेट का एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है कि उनको दुनिया के तमाम ऐसे देश जहां राइट विंग, तमाम ऐसे देश जहां राइट विंग राष्ट्रवादी सरकार है, उसको हटा के वामपंथी, वोक, लिबरल या उनके एजेंडे को पुश करने वाली सरकार उनको हर देश में चाहिए, हर देश में। और वो उसी हिसाब से सत्ता परिवर्तन अन्य देशों में इंटरफेयर करके कर रहे हैं। भारत उन चंद देशों में है सर जहां इनकी दाल नहीं गल रही और इनको समाज में फैलानी है अराजकता। और अराजकता फैलाने के लिए इनके पास एकमात्र इनकी होप, इनका जो एकमात्र गुर्गा है वो है सिख रेडिकल खालिस्तानी। अच्छा, अब बात यह कि उसको किस रूप में भेजा जाए। तो इन्होंने भेष, जैसे वो भेड़िया जो था उसके ऊपर एक खाल चाहिए, ना तो भेड़िया तो 1 मिनट में चिन्हित हो जाता है, भेड़िया तो कोई जा नहीं सकता। तो सर ये किसान आंदोलन का की खाल ओढ़ के ये भेड़िए जो है ये दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। अच्छा, ये किसान बन के लेजिटिमेसी ढूंढते हैं। अच्छा, किसान आंदोलन लंबे समय तक चलाना है इनको, तो ऐसी मांग, इम्पॉसिबल सी मांग रख दो जिसको कोई सरकार मान ही नहीं सकती। अब मैं एक मांग कर दूं साहब आपसे कि कल से सूरज पश्चिम में उदय होना चाहिए, नहीं तो मैं तो हड़ताल पे हूं। अब आप चाह के वो मेरी मांग कैसे पूरी कर देंगे? तो इन्होंने 5-7 ऐसी मांगे मान रखी इस बार के जो जो आपका किसान आंदोलन है। तो सर इनको, अच्छा, जब ये किसान आंदोलन का पहला, जब ये आए थे दिल्ली, तो उसमें हर ट्रॉली के ऊपर आपको ध्यान होगा संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, खालिस्तान जिंदाबाद, इसकी उसकी 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 फोटो लगी हुई थी। उस वक्त की इनकी बयानबाजी देख लीजिए, इंदिरा नु मार दिता, मोदी नु भी चक देवांगे, हाय मर जा रे मोदी, मर जा रे मोदी, हिंदुओं की लड़कियां तो 2 टके टके में बिकती थी, हम लोगों ने बचाई। इस प्रकार की उल जुलूल घटिया बातें। तो सर ये इनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में हिंदू सिख डिवाइड पैदा करना और किसान का भेष बनाकर देश में अराजकता फैलाना। उसके बीच में कुछ डीप स्टेट के ही एजेंट पैसे लेकर, बाकायदा उनके द्वारा फंडेड था वो आंदोलन। और ये सब, वो सब आपने देखा है, हम लोगों ने पिछले 4 साल से ये लगातार कवर किया। और मैं तो डे वन जिस दिन वो वहां से चले थे ना, जिस दिन पहली कन्फ्रंटेशन हुई थी हरियाणा बॉर्डर पे, मैंने उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था कि इस आंदोलन को खालिस्तानियों ने हाईजैक किया। मेरा तो बड़ा लंबा संघर्ष चला है इनसे। सर अब इनका क्या है? अच्छा, इनका ना ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे जो एलिमेंट्स ये बाहर बैठे हैं, इनका जरा एक मॉडस ऑपरेंडी जान लीजिए। सर विदेशों में जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं उनपे इन लोगों ने कर रखा है कब्जा। आपने देखा होगा कि अक्सर गुरुद्वारों में मैनेजमेंट को लेके, मैनेजमेंट कमेटी को लेके अक्सर लड़ाइयां होती रहती, उनके चुनाव होते हैं और एक
कमेटी जो है वो गुरुद्वारे पे कब्जा कर लेती है। अभी आज से 1 हफ्ता पहले एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो कमेटी का चुनाव को लेके कोई विवाद हुआ, तो एक महिला जो है वो गुरु ग्रंथ साहब के बगल में जो वो तीर पड़े होते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहब के बगल में तीर इत्यादि कुछ ऐसे शस्त्र पड़े होते हैं, उसने वहां से वो शस्त्र उठा के वो लहराने लग गई। मैंने कहा अगर ये काम किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी हिंदू ने या किसी और अन्य व्यक्ति ने कर दिया होता तो अब तक ब्लास्फेमी का आरोप लगा के उसकी वहीं ऑन द स्पॉट ही, ये हमने खुद हरमंदिर साहब में और पता नहीं कितनी देख चुके हैं हम, जी पर हाँ, जी नहीं। हाँ। तो इनकी जरिए वो जो गुरुद्वारे की जो गुल्लक होती है ना, उसकी लड़ाई है ये पूरी। और तकरीबन 99% गुरुद्वारों में वहां की मैनेजमेंट को के कब्जे को लेके अक्सर इनकी लड़ाइयां होती रहती हैं। अक्सर हम तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो आ जाती है जहां आपस में लड़ रहे हैं ये। तो सर इनका क्या है कि ये जैसे वो जो निज्जर मरा है वो भी उसी तरह सरी के गुरुद्वारे पे उसका कब्जा था, और वहां से सर इनको मिलती है बड़ी मोटी फंडिंग। आप यकीन नहीं मानेंगे कि शुरू में ये जब जो स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको ये लंगर बाबे दा लंगर, गुरु दा लंगर, वहां वैसे भी भुखमरी है, खाना वाना खिलाते हैं। अब तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, पहले जब ठीक ठाक हालात थे 2-3-4 साल पहले, तो ये स्टूडेंट्स को भी, वहां के सभी लोगों प्लस स्टूडेंट्स को भी बोलते थे कि जो भी कमाते हो उसमें से 10वां जो है, 10वां हिस्सा जो है गुरु घर में दान करो। बड़ी अच्छी बात है सर, हमारी ये धार्मिक परंपरा रही है हमारे देश की है? परंतु बिल्कुल। जिस हुंडी पे, जिस गुल्लक पे आतंकियों का कब्जा हो या ऐसे एलिमेंट्स का कब्जा हो, फिर वहां तो ये बहुत मोटी सोर्स ऑफ फंडिंग हो जाता है ना। तो ये बिल्कुल, निज्जर बिल्कुल। का भी यही था और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी यही हाल है। इन सब ने वहां पे एक न एक कोई एक गुरुद्वारा कब्जा कर रखा है और ये उसकी लड़ाई है। तो सर अब इसके पास 2 सोर्सेज हो गए, एक तो उस गुरुद्वारे की फंडिंग गुरपतवंत सिंह पन्नू, दूसरा ये डीप स्टेट का एजेंट है सबसे बड़ा। और इसका एक ही काम है कि भारत में किसी न किसी मुद्दे पर तुम तनाव बना के रखो और हिंदू और सिख के बीच में धार्मिक विद्वेष फैलाते रहो। तो अब इसने जो है ये कुंभ को लेकर ये उल्टा सीधा बयान दिया है। वो सिर्फ हिंदुओं को प्रोवोक करने के लिए है। अच्छा सर, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये खुद इतना बड़ा डरपोक है, ये दुनिया को बोलता रहता है। एक बार इसने, आपको याद होगा, इसने बोला कि वहां लाल किले पे जो झंडा लहराएगा उसको मैं $2 मिलियन दूंगा। वो 2 लड़के उसी चक्कर में बेचारे चढ़ गए, वहां पे पकड़ गए, जेल में भी रहे। इसने वहां उनको $2 नहीं भेजे। इसके अलावा इसने ऐसी एक बार घोषणा कर दी कि जो खालिस्तान का झंडा लहराएगा वो शायद फरीदकोट या किसी जिले में, वो बच्चे कलेक्ट्री में घुस गए, उन्होंने वो हिंदुस्तान का झंडा नीचे उतार के खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। अब बोला जी इतने लाख डॉलर आपने कहा था हमें इनाम दो, इसने $1 नहीं दिया। जबकि ये उल्टी सीधी ऐसी घोषणाएं करके वहां पे ये फंड रेजिंग करता रहता है। तो ये इसका तो काम है। और मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में जो रेडिकल सिक्स है ना, ये जो कि आईएसआई और सीआईए और डीप स्टेट के पेरोल पे काम कर रहे हैं, इनका एक सूत्री एजेंडा है कि पंजाब में और पंजाब से बाहर हिंदू सिख डिवाइड को और चौड़ा करो, हिंदू सिख डिवाइड पैदा करो और उसको और चौड़ा करते जाओ, चौड़ा करते जाओ, चौड़ा करते जाओ। इसी क्रम में सर ये नए नए शिगुफे छोड़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट पंजाब में शिगुफा चल रहा है कि अप्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा हो गए हैं पंजाब में, इनको भगाओ। मोहाली में एक मोहल्ले में कुछ बच्चे आपस में लड़ गए, लड़ाई हो गई तो उसमें एक बच्चे की मौत हो गई। सर मृत्यु सर किसी की भी हो जाए दुखद होती है, वो तो बच्चे थे बेचारे 16-17 साल के। अच्छा, अब इन्होंने उसको मुद्दा बना लिया और बोला कि पंजाब में जितने आप्रवासी हैं उनको भगाओ।
तो मैंने उस पे एक दिन कहा, एक आदमी से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा पंजाब के आप्रवासी, इनको भैया बोलते हैं, भैये। मैंने जी, कहा जी। भइयों को भगाने से पहले जरा जो किसान है वहां का ना, पंजाब का, जरा उससे भी पूछ लेना कि भैया भैये भगा रहे हैं, आपकी क्या राय है। जरा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, उससे भी पूछ लेना। सर एक दिन में खड़ा हो जाएगा पंजाब। एक कदम नहीं चल बिल्कुल। सकता इन अप्रवासी मजदूरों के बिना। पर इनको सर अपने प्रदेश की कृषि से कोई मतलब नहीं है, अपने प्रदेश की इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। खुद इनकी बिजनेस एक्टिविटी, खुद इनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी ठप होकर खड़ी हो जाएगी। पर इसके बावजूद इन्होंने अप्रवासी मजदूरों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रखा है। अच्छा, कितने लोग इनके साथ होंगे? कितने लोग इनको समर्थन देते हैं? मुट्ठी भर होंगे या कुछ इधर बढ़ गए हैं थोड़े बहुत? क्योंकि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो नतीजे आए, उनसे मुझे लगा कि ये कट्टरपन बढ़ रहा है क्या? जैसे एक तो अमृतपाल का जीतना, एक बेअंत के बेटे का जीतना और एक संगरूर से सिमरनजीत सिमरनजीत सिंह मान। 2019 के या उसके बाद के उपचुनाव में वो जीता था। तो ये 3 सीटों पर ऐसे कट्टरपंथियों का, खालिस्तान समर्थकों का चुनाव जीतना थोड़ा चिंता तो बढ़ाता है बाबा। सर जब मुझसे कोई पूछता है ना कि कितने लोग कट्टरपंथी हैं, कितने कट्टरपंथियों के समर्थक हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग ही तो हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अपने दर्शकों से एक सवाल पूछता हूं, जैसे मैं भी आपसे पूछूं कि सर आपके घर में अभी रसोई में जरा फोन करके पूछिए कितनी पूड़ियां हैं, तो हो सकता है जवाब मिलेगा कि नहीं, पूड़ी तो जी आज बनी नहीं, एक भी पूड़ी नहीं है। रोटियां, बोले जी रोटियां भी नहीं, अभी तो टाइम नहीं हुआ खाने का, अभी तो 8-9 बजे बनेगी। तो अभी आपके घर में एक भी पूड़ी नहीं है रसोई में। पर मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आटा कितना है? 10 किलो है। तेल कितना है? 1-2 किलो होगा घर में। गैस का सिलेंडर भी है और कढ़ाई भी है। तो सर पूड़ियां तलने में कितने मिनट लगेंगे, आप बताइए। अगर रॉ मटेरियल है पूरा और आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो आप तो सर 1 घंटे में पूड़ियों का ढेर लगा दोगे, लंगर लगा दोगे अपने घर के सामने। सर ये ही जवाब है जिनको हम मुट्ठी भर कहते हैं ना। अगर आप अपने ही बच्चों को रेडिकलाइज करने पे उतारू हो जाएं, अपनी ही कौम को, अपने ही राज्य को, अपने ही देश को, अपने ही आने वाली संततियों को आपने कसम खा रखी है कि हमने इनको रेडिकलाइज करना है, हमने इनकी नसों में कट्टरवाद का, अलगाववाद का जहर भरना है, तो रातों रात फसल तैयार हो जाएगी। और एक बात बताइए ना, अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ वाले, सरबजीत सिंह खालसा और सिमरनजीत सिंह मान, पहले वो एमपी था ही, इस बार हार गया थोड़े से वोटों से। वो तो रिटायर्ड आईपीएस भी है, रिटायर्ड तीन आईपीएस तो भी ये है। है ही है। और एक बात बता दूं आपको, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने सिर्फ 3 ही खड़े किए। अगर ये सभी 13 सीटों पे खड़े करते ना, तो वो सभी 2 से 3-4 लाख वोट लेके जाते और कम से कम 4-5 सीटें जीतते। और सर इन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में एक ऐसी ही कट्टरपंथी पार्टी बनाने का पूरा मंसूबा पाल रखा है। क्यों? क्योंकि सुखबीर बादल की पार्टी अकाली दल तो एकदम खत्म हो गई। इस बार अभी जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए हैं उसमें उसका सूपड़ा साफ हो गया, और पहले से ही उसका सूपड़ा साफ चल रहा था। तो सर वो जो पंथिक वोट जिसको बोलते हैं, वो इस वक्त जो है अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। तो उस पंथिक वोट और कट्टरपंथी वोट को टैप करने के लिए ये अपनी एक अलग पार्टी बनाने के मंसूबे पाल रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनके आका यही गुरपतवंत सिंह पन्नू और ये निज्जर के समर्थकों की लॉबी, जो कि बाहर से बैठ के सारा
इनको दिशा निर्देश देती रहती है और इनकी अलगाववादी एक्टिविटीज को चलवाती रहती है। ये है सर स्टोरी। अच्छा, ये जो आप अभी कह रहे थे कि इनका कुल मकसद तो ये है कि हिंदुओं को और सिखों को आपस में लड़ाओ। लेकिन इस समय देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो इनके गुरुद्वारों में जाता है, बल्कि ये भी कहना ज़रा ठीक नहीं होगा कि इनके गुरुद्वारे हैं। यस, गुरुद्वारे तो आपने सब बड़े सही। गुरुद्वारे और सबके गुरुद्वारे हैं। हमारे हैं, वही। हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारे तो गुरु हैं वो। बिल्कुल। तो जब वो गुरुद्वारे में जाते हैं तो बहुत सम्मान के साथ जाते हैं, पग बांध करके जाते हैं। वहां पर मत्था ही नहीं टेकते हैं, घुटनों पर बैठ करके पूरा जो है उनको पूरे शरीर के साथ, मन के साथ उनका सम्मान करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का भी, गुरुओं का भी। और उन्होंने जितना काम किया है, चाहे पंज प्यारे हों उनके लिए, चाहे गुरुओं के जो साहबजादे दीवार में चिनवा दिए गए थे, उनके निर्वाण दिवस पर, जन्म दिवस पर जो भी घोषित करना था वो किया गया है। करतारपुर साहब कॉरिडोर खोलने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री पर तो कोई आरोप लगा नहीं सकते। और अभी मैं मनप्रीत बादल का एक इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि साहब, मैं जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गया तो मैं ये जान करके हैरत में रह गया कि जिस दिन ये लाल किले पर चढ़े थे तो गृह मंत्री का फोन गया होगा प्रधानमंत्री के पास। उन्होंने बताया होगा कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो उनकी ये तायीद थी, ये कहना था गृह मंत्री से कि भाई जैसे तिरंगा अपना है ऐसे ही निशान साहब भी अपना ही है। कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कोई फायरिंग वायरिंग ना हो जाए, कुछ बच्चों का नुकसान ना हो जाए। तो जब ऐसा प्रधानमंत्री देश में बैठा हो, तब ये पन्नू सन्नू की जो कोशिश हैं, साजिशें हैं, ये सिरे चढ़ पाएंगी कभी? सर एक बात बताऊं आपको, मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि पगड़ी उसके पैरों में रखनी चाहिए जो उस पगड़ी की इज्जत, उस पगड़ी की वैल्यू जानता हो। मोदी जी बड़े गर्व से, बड़ी शान से, बड़े श्रद्धा भाव से पगड़ी पहनते हैं और उनके उस भाव को हम समझते हैं। पर उनकी इस भावना को कि जैसे तिरंगा अपना है वैसे ही निशान साहब भी अपना है, इस भावना को वृहद सिख समाज को भी समझना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री भी हमारे में से ही एक है, वह भी गुरु का शिष्य ही है। सर ये तो प्रधानमंत्री की हमारे भल मनसाहत है ना, तो सर उसकी कद्र करने की जिम्मेवारी तो अब बृहद सिख समाज की है ना। और सिख समाज पर आई एम सॉरी टू से दैट मेजॉरिटी ऑफ द सिख समाज वो प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या सोचता है, उनके बारे में क्या फीलिंग्स है, ये आप मेरे मुंह से न निकलवाएं तो बेहतर रहेगा। और सर मैं एक बात बताऊं आपको, अच्छी बात यह है कि राजनीति से इतर, पॉलिटिक्स से इतर, मैं आपको बताऊं कि मैं ना ये होला मोहल्ला, ये जब हमारे यहाँ जब होली का जब पर्व होता है तो उधर पंजाब में जो है होला मोहल्ला मनाया जाता है। जी हाँ, जी तो हाँ। बहुत बड़े बड़े जत्थे श्रद्धालुओं के वो आनंदपुर साहब की तरफ कूच करते हैं और वहां पे बहुत बड़ा एक मेला और बहुत बड़ा उत्सव होता है। मैं उसी उसका दिन, जिस गवाह दिन, मैं उसका जी गवाह रह आपने, चुका। जी। जी, तो सर मैं जा रहा था अपनी बाइक से, पिछले साल की इस मार्च की बात है ये, मैं अपनी बाइक से जा रहा था मनाली। तो उस रूट पे मैं हमेशा चलता हूं, मैं कम से कम 100 बार अपनी बुलेट से उस रूट पे गया हूं। तो मेरा एक फिक्स रूटीन होता है, जैसे मेरा एक फिक्स ढाबा है, वहां पे मैं ब्रेक लेता हूं, वहां पे चाय नाश्ता करके आधा घंटा रेस्ट करके फिर आगे निकलता हूं।
तो मैंने अपने रूटीन ढाबे पे जब बाइक लगाई, तो मैं जब थोड़ा सा आगे गया पार्किंग से, तो मैंने देखा कि आज तो ढाबा जो है बंद है, परंतु उसमें उस ढाबे के मालिक ने लंगर लगा रखा है और उस रास्ते भर लंगर लगे हुए थे। तो सर वहां पे मालिक, ढाबे के मालिक तो नहीं थे, पर बहुत सारे जो है सेवादार लंगर बरता रहे थे। सर जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने अपना हेलमेट उतारा, अपनी जैकेट उतारी, तो मुझे देख के सर आप सोच नहीं सकते कि उन सेवादारों ने मेरा कितना सम्मान किया और कितने प्रेम से, मतलब कितने सम्मान पूर्वक मुझे बैठा के अलग से, मतलब मुझे लंगर छकाया। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये अलगाववादी, ये खालिस्तानी कितनी भी कोशिश कर ले, परंतु सर आम लोक जीवन में जो सिख और हिंदू एकता है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हिंदू सिख को जैसे मांस, हमारा जो नाखून और मांस का जो रिश्ता है ना, जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक वही हाल है। और मोदी जी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी जी वही, जब मोदी जी कहते हैं कि भाई जैसे तिरंगा हमारा है वैसे निशान साहब भी हमारा है, पर सर इस बात को इन रेडिकल सिक्स को भी सोचना चाहिए कि हमें अपने ही बच्चों में अलगाववाद का जहर नहीं भरना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको। जब ये किसान आंदोलन पार्ट 1 चल रहा था, तो पंजाब के एक लीडर ने एक कनाडा के खालिस्तानी से बड़ी अच्छी बात कही। तब तक इनके वीजे वगैरह बंद नहीं हुए, तो वो आया हुआ था पंजाब में। तो उसने बोला, ओए सुनो भैया, खुद तो तुम रहते हो कनाडा में, तेरे बेटे तो वहां कनाडा में बैठे हैं, पर तुम यहाँ जो ये अलगाववाद की और आतंकवाद की जो आग लगा के जाओगे ना, इससे हमारे बच्चे जलेंगे, हम जिनके बच्चे अभी भी पंजाब में बैठे हैं। तो ये बिल्कुल। तो आतंकवाद और अलगाववाद की आग में तुम लोग मत उलझाओ, हमको मत जलाओ। तुम्हारे बच्चे तो कनाडा में ऐश करेंगे, हमारे, और मैं, उसने बोला कि मुझे वो 80 और 90 वाला दशक आज भी याद है कि हमने क्या क्या भोगा है पंजाब ने, इसलिए हमको वापस आने की कोशिश मत करो। उसने इतनी बुरी तरह झड़का, और ये बात पब्लिक डोमेन में आई थी, बड़ी चर्चित हुई थी पंजाब में कि आपको हम। ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों को लगता है कि यार ये नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जो काम हमारा कुछ सालों में होने वाला था, अब वो दशकों के लिए टल गया है इसकी वजह से? यानी वो तो ये चाह रहे थे कि खालिस्तान जितना जल्दी हो सके बन जाए, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से वो चीज़ें जो हैं टल रही हैं, इसीलिए उनके प्रति ये ज़्यादा आक्रामक हैं, ज़्यादा नफ़रती हो गए हैं। सर मैं सच बताऊं आपको, देखिए, पता तो इनको भी है कि खालिस्तान का ये जो शगुफा है, ये जमीन पे प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये बात इनको अच्छी तरह पता है। सर ये सिर्फ इनका धंधा है, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों ने खालिस्तान के नाम पे अपनी दुकानदारी चला रखी है, और इनको अच्छी तरह पता है कि मोदी जब तक इनको बच्चा समझ के, अपना बच्चा समझ के जितने दिन ट्रीट कर रहे हैं उतने दिन ट्रीट कर रहे हैं। जिस दिन मोदी डंडा उठाएंगे ना सर, जिस दिन मोदी और अमित शाह डंडा उठाएंगे, उस दिन एक दिन में सीधा कर देंगे। ये बात इनको अच्छी तरह मालूम है। इसलिए ये सिर्फ चंद लोग हैं जो अपनी दुकानदारी चलाते रहते हैं और निरीह मासूम लोगों को भड़काते रहते हैं। पता उनको भी है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पंजाब में खुद जो पंजाब का जो सर इंटेलिजेंशिया है ना, जो पंजाब में बैठा है, वो उनको समझदारी से, कई बार बड़ी समझदारी की बातें बताता है। उसने बोला एक बात बताओ, एफसीआई के गोदाम भरे हुए थे, इस बार तुम्हारा धान
उठने में 15 दिन लेट हो गया तो तुम्हारे यहां त्राही त्राही मच गई, त्राही त्राही। अगर एफसीआई या भारत सरकार, मोदी, तुम्हारा धान गेहूं मक्का न खरीदे तो तुम्हारे धान और गेहूं को कोई 2 रुपया किलो ना पूछे, और तुम्हारे पास धान गेहूं मक्का के अलावा तीसरी आइटम नहीं है, तुम्हारा हाल बांग्लादेश से भी बुरा हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद कुछ नहीं है, कम से कम एक पोर्ट तो है। बांग्लादेश के बाद कुछ नहीं है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी बहुत तो है। बांग्लादेश के बाद कुछ नहीं है, 15-16 करोड़ की आबादी तो है। तुम तो बांग्लादेश से भी बदतर एक लैंडलॉक्ड स्टेट बन के रह जाओगे, जिसके दोनों तरफ 2 भयानक होस्टाइल कंट्रीज होंगे। अगर आप मान लीजिए कि कल को खालिस्तान की कोई परिकल्पना की जाए तो एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान, लैंडलॉक्ड। एक बार क्या हुआ सर कि ऐसे ही कोई टेंशन हो गई जम्मू और कश्मीर वालों के बीच में, तो जम्मू वालों ने अपने ट्रक रोक लिए, तो महबूबा मुफ्ती सीएम थी। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर आप हमारा सेब नहीं उठाओगे तो हम मुजफ्फराबाद भेज देंगे। तो वहां पे एक कश्मीर एक्सेल्सियर करके एक अखबार है, उसके संपादक मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक लेख लिख दिया, संपादकीय लिख दिया कि महबूबा जी, मुजफ्फराबाद और लाहौर वाले आपका 150 रुपए किलो का सेब खाएंगे क्या? उनकी औकात है क्या? आपका सेब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे और चंडीगढ़ वाले खाते हैं। सही। अगर मुजफ्फराबाद जाएगा तो 3 रुपए किलो नहीं बिकेगा आपका सेब, औकात ही नहीं उनकी आपका इतना महंगा सेब खरीद रहे हैं। तो सर यही बात है कि कल को तुम खालिस्तान, अच्छा ये खुद पंजाब का ही इंटेलिजेंसिया इनको समझाता है कि भैया ये क्यों फालतू की बात करके हमारे बच्चों को खराब करते हो तुम। अच्छा, बच्चे होते हैं उनको अकल तो बेचारों को है नहीं, वो बहक जाते हैं, पर सर जो बुजुर्ग हैं वो खूब समझते हैं कि ये क्या हो रहा है और इसकी आगे परिणति क्या होगी, और ये हमारे बच्चों को मरवा देंगे। क्योंकि सर 80 से लेकर 94 तक का दौर पंजाब भूला नहीं है अभी तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, एक बड़ा दिलचस्प मैसेज आया है शिप्रा देवनाथ का। वो कह रही हैं कि कनाडा में खालिस्तान क्यों नहीं बना लेते, हिंदुस्तान में खाली स्थान नहीं है। वैसे मैं इससे आगे की एक बात आपसे पूछता हूँ। आम आदमी पार्टी का शासन भी हम देख रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस का था और अकालियों का भी रहा। पिता पुत्र का 10 साल का लगातार का शासन था, पहले भी बादल साहब मुख्यमंत्री रहे, और गुरचरण तोहड़ा और ये इन सब के समय क्या-क्या कारस्तानियाँ हुई हैं, और खुद बादल साहब ने भी एक दौर में किस तरह की हरकतें की थी, वो हाँ। जी, जी, वो कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो जी इन तीनों को तो हम देख चुके हैं। ये लोग इन खालिस्तानियों के प्रति या इस तरह के तत्वों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए वहाँ कभी पावर में नहीं आने देंगे कि इनके जो मंसूबे हैं, जो सपने हैं, वो हमेशा के लिए खत्म ना कर दिए जाएँ। सर, बात ये ना कि अगर पंजाब का हिंदू जिस दिन डिसाइड कर लेगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में आने से कोई रोक नहीं सकते। सिर्फ उस दिन का इंतजार है जिस दिन पंजाब के हिंदू को यह समझ आ जाएगा कि उसका असली शुभचिंतक और पंजाब का असली हितैषी कौन है। असल में सर जो 80 से लेकर 94 तक की जो जो इंसर्जेंसी थी, जो आतंकवाद था, वह खुद इंदिरा गांधी ने ही पैदा की थी, और फिर उसको इंदिरा गांधी और कांग्रेस आई, कांग्रेस नेता बेअंत सिंह ने ही समाप्त किया।
तब से हिंदुओं के मन में एक बात बैठी हुई है कि साहब हमारी रक्षा करने के लिए तो कांग्रेस ही आई थी। एक आम सेंटिमेंट है पंजाब के हिंदू में। पर आज की जो कांग्रेस है वो इंदिरा के जमाने की या नेहरू के जमाने की कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस तो राहुल गांधी की कांग्रेस है, जो कि अमेरिका में जाके ये बयान देता है कि पंजाब के सिखों को पगड़ी पहनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो उसको यही गुरपतवंत सिंह पन्नू एंडोर्स करता है। बिल्कुल। वाह 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 वाह। जैसे एक आदमी मंच से शेर पढ़ रहा हो तो सामने बैठे लोग दाद देते हैं, तो राहुल गांधी की इस बकवास पे गुरपतवंत सिंह पन्नू दाद दे रहा था। और राहुल गांधी बाकायदा ऐसे ऐसे करके उसकी दाद स्वीकार कर रहे थे, शुक्रिया 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 कि आपने मेरी बकवास को एंडोर्स किया। तो सर पंजाब का हिंदू जिस दिन इस बात को रियलाइज कर लेगा, और अब तक क्या था कि भाजपा जो है ना वो अकाली दल की बी टीम बन के वहां पे उन्होंने अपना कैडर ही नहीं बनाया, अपना संगठन ही नहीं बनाया। इनके पास 117 कैंडिडेट ही नहीं है कि ये पूरे पंजाब में लड़ा सके। अच्छा, एक और विडंबना यह है कि हिंदू वोट बैंक जो है वो पंजाब की मात्र 30 सीटों पे ही है, जिससे जिससे कि भाजपा अगर हिंदुओं का वोट ले भी ले तो मैक्सिमम 30 सीट जीत सकती है। बाकी हिंदू बाकी सीटों पे माइनॉरिटी में है। इसलिए पंजाब में भाजपा को कोई एक पार्टी को साथ लेना मजबूरी है। तो ये सांगठनिक कुछ चैलेंजेस हैं बीजेपी के सामने। परंतु जिस दिन पंजाब का हिंदू वोटर ये तय कर लेगा कि उसको भाजपा को लाना है, वो ले आएगा, ये तय बात। सो महाकुंभ तो अब शुरू होने वाला है साहब, हम भी जी देखते हैं। और बाबा तो इंतजार कर रहे होंगे, बाबा की पुलिस तो इंतजार कर रही होगी कि कब गुरवंत पंत सिंह पन्नू भेजते हैं वहां पे, जिनकी चील गाड़ी बनाने के लिए बाबा जी तैयार ही बैठे हैं वहां पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका उत्तर प्रदेश प्रवास सुखद रहे, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक जय यू सो श्री मच। राम। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।